जिस तरह तेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी नर्क बनाई थी, इसी तरह मैं तुझे भी उसी नर्क की आंख में फेंकूंगी। मैं पिछले 2 घंटे से लगातार घुटनों में मुंह छुपाकर रोती चली जा रही थी, लेकिन मामी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे बेहद नफ़रत करती हैं, लेकिन इतनी नफ़रत उनके दिल से तो हर अच्छाई बुराई का डर ही ख़त्म हो गया था। मोहल्ले में रहने वाले नकुल, जो मुझे बचपन से ही पसंद करता था, आज उसने अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजा था, लेकिन मामी ने उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। कहने लगी कि इसका रिश्ता मैंने तय कर दिया है, आइंदा कभी मेरी दहलीज पर इसका रिश्ता लेकर मत आना। न सिर्फ उनकी बेइज्जती की, बल्कि साफ शब्दों में बता दिया कि मेरी और नकुल की शादी कभी भी नहीं होगी। नकुल की माँ के जाते ही मामी ने मुझे बालों से पकड़ा और दीवार में दे मारा। कहने लगी, आवारा लड़की, तुझे इसी काम के लिए मैं बाहर भेजती थी कि तू जाकर गली मोहल्ले के लड़कों से आंख मटक्का करे। आने दे तेरे मामा को, देख फिर कैसे उन्हें भड़काती हूँ। वे कल ही तुझे इस घर से निकाल देंगे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई कि मामी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नकुल ने खुद अपनी माँ को मुझे बिना बताए इस घर में रिश्ते के लिए भेजा था, लेकिन वे मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे ये डर सता रहा था कि जैसे ही मामा शहर से लौटेंगे, मामी न जाने उन्हें क्या क्या कहकर चढ़ाएंगी। मैं चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, बस अपने नसीब पर रो रही थी। ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में पता नहीं इतने दुख क्यों लिख दिए थे। मेरा नाम चारू है। मेरी ज़िंदगी भी सब लोगों की तरह खूबसूरत हो सकती थी अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में मेरे पास होते। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी माँ ज़िंदा होते हुए भी मेरे पास नहीं थी, बल्कि जैसे ही मैं इस दुनिया में आई, वे मेरे पापा से तलाक लेकर अपने किसी पुराने आशिक से शादी कर चुकी थी। और मैंने बचपन से ही ये सुना था कि वे इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अपने पति के साथ रह रही थी। पापा ने इस बात का दिल पर सदमा ले लिया। एक दिन वे ऑफिस में काम कर रहे थे जब अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। दूसरी तरफ मेरी मम्मी की शादी सट्टे बट्टे में हुई थी, इसलिए जैसे ही मम्मी ने तलाक ली तो दूसरी तरफ मेरी बुआ, जो मेरे मामा की बीवी थी, वे मुझसे नफ़रत करने लगी। क्योंकि वे दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए उन दोनों की तलाक नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उनके भाई का देहांत हुआ, या फिर ये कहूँ कि मेरे पापा की डेथ हुई, तो उनकी नफ़रत 4 गुना बढ़ गई। अब वे हर वक्त मुझे मेरी माँ का ताना देती रहती और कहती, इसे भी दुनिया में आने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूर ये भी अपनी माँ की तरह गुल खिलाएगी। मेरी दादी मेरे मामा को कहती कि इसे किसी अनाथ आश्रम में जाकर फेंक दो, ताकि अलका का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। अलका मेरी माँ का नाम था। वाकई में उन्होंने ऐसा काम किया था जो कोई भी शरीफ औरत तो नहीं कर सकती थी। मम्मी मुझे जीते जी छोड़कर चली गई थी और पापा इस दुनिया से चले गए थे। अब मुझे पालने की जिम्मेदारी दादी के सिर थी, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी। फिर एक दिन मेरे मामा को बुलाकर कहने लगी, ये तुम्हारी बहन का गंध है, इसे अपने घर ले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं इसे खुद हाथ से पकड़कर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँ। मामा ने उस वक्त तो मेरे सर पर हाथ रख दिया, लेकिन अपनी बीवी के आगे मजबूर थे। उनकी बीवी बात बात पर उनकी आवारा बहन यानी मेरी माँ का नाम लेकर उनका जीना हराम करके रखती थी। मैं मासूम, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, इस सारे मामले में बुरी तरह पिस रही थी। अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखते थे और आकर मामी से कहते थे कि इस पर ख़ास नज़र रखा करो, ऐसा ना हो अपनी माँ की तरह ये भी बदचलन निकले। देखो तो सही, शादी के बाद भी अपने आशिक के कांटेक्ट में थी, तभी तो फ़ौरन तलाक लेकर उसके साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई। लेकिन मामी ने भी कसम खाई थी कि मैं अपने भाई की जान का बदला उस औरत की बेटी से लेकर रहूँगी। इसका नसीब ऐसी जगह फोड़ दूँगी जहाँ पर इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। वे भूल गई थी कि वह मेरा भी बाप था। मैं भला कैसे सोच सकती थी कि मेरा बाप मर जाए। माँ का प्यार तो मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन बाप का मरना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। ऐसे में हर वक्त मैं खामोश रहने लगी थी। मामू के भी 4 बच्चे थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। जिस तरह उनकी माँ मुझसे नफ़रत करती थी, उसी तरह वह भी मुझे बड़ी बहनों की तरह इज्जत नहीं देते थे, बल्कि मुझे नौकरानी समझकर हर वक्त ऑर्डर देते रहते थे। बचपन से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, चाहे वे खाना पकाना हो, घर की सफाई सुथराई हो या कपड़े धोना हो।
अक्सर इतवार वाले दिन मैं कपड़े धोती थी। उस दिन मैं कपड़े सुखाने छत पर जा रही थी। सामने वाली छत पर खड़ा लड़का मुझे दिखाई दिया। वह लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। बाल्टी उठाकर मैं फ़ौरन नीचे आ गई। अब मैं कपड़े सुखाने से डरने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं छत पर जाती तो वह लड़का ना जाने कहाँ से अपनी छत पर पहुँच जाता और मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखता रहता था। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक सफ़ेद कागज़ छत पर फेंका। मेरी जान निकल गई। अगर मामी ने ये कागज़ देख लिया तो शायद वो मुझे ज़िंदा दफना दें। कांपते हाथों से जैसे ही कागज़ उठाकर पढ़ा तो उस पर लिखी बातें पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम नकुल है। मैं आज से नहीं बल्कि बचपन से आपको पसंद करता हूँ। आपके चेहरे की मासूमियत और उदासी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं जानता हूँ कि आप अपने घर में कितने जुल्म का शिकार हैं। कल मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजूँगा। उम्मीद है आपकी तरफ से इनकार नहीं होगा। वह औरत दूसरे दिन ही रिश्ता लेकर आ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर क़यामत बनकर ये दिन गुजरेगा। मामी ने तो उस औरत की इतनी बेइज्जती की कि वह बुरा भला कहती हुई चली गई, और मुझे मामी ने धमकी दी कि जैसे ही तुम्हारा मामा आएंगे मैं उन्हें तेरी करतूत बताऊंगी। अब मुझे ये डर खाया जा रहा था कि मामी एक की दो लगाकर उन्हें न जाने क्या क्या कहेंगी, और फिर मामा मुझसे कहेंगे कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने किया अब वह सब तुम करना चाहती हो। शाम को ही मामा घर वापस आ गए। मामी ने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए मामा को बताया कि किस तरह पड़ोस में रहने वाले नकुल से तुम्हारी भांजी का चक्कर चल रहा है, और ये हमें आज पता चला है। मामा ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मामी से कहने लगी कि मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। इसके इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं। मैं डर से कँपकँपा कर रह गई, लेकिन दूसरे दिन जो हुआ वे तो मेरी सोचों में भी नहीं था। मामी ने मेरे सर पर लाल दुपट्टा डाल दिया और फिर मक्कारी और नफ़रत से कहने लगी, तेरा सही बंदोबस्त हुआ है। ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। तेरे मामा बाहर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वे तुझे मंदिर लेकर जाएंगे, वहाँ पर तेरी शादी है। चुपचाप ही शादी कर लेना। ख़बरदार जो मुझे एक शब्द भी निकाला। मैं तो अचानक से इस आने वाली मुसीबत पर बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरे मामा कहने लगे, मैंने तुम्हारी शादी एक भिखारी से तय कर दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे सगे मामा मेरे साथ ये सलूक करेंगे। वे न जाने किस आदमी से मेरी शादी करा रहे थे। दो आंसू निकल कर मेरी गोद में गिरे थे। मैं जानती थी कि मेरा नसीब बहुत खोटा है। मेरे नसीब में कभी भी खुशी नहीं लिखी, लेकिन मुझ पर जुल्म करने वाले मेरे अपने होंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं चुपचाप मामा के साथ मंदिर आ गई। वे मेरी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ हो गई। मामा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, जो कुछ तुमने किया है उम्मीद है कि दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करोगी। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उनकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि चीखें मार मार कर रोऊं और कहूं कि मामा मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अगर मुझे कोई पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन अब सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया था। मैंने अपने आप को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। मैंने अपनी मामी को कहते हुए सुना था कि मेरे मामा जिस आदमी से मेरी शादी करा रहे हैं वे झुग्गी बस्ती का रहने वाला है। अच्छा है, इससे भी भीख मंगवाएगा। इसकी औकात यही थी। मैं तो यही चाहती थी कि शादी होकर किसी झोपड़ी में जाए, और ये महलों में जाने का ख्वाब देख रही थी। तो क्या सच में मामा ने मेरी शादी एक भिखारी से की है? वह आदमी आगे आगे चला जा रहा था, और फिर मामी का कहा सच साबित हुआ जब उसने मुझे एक झुग्गी बस्ती में ले जाकर बिठा दिया। वे एक झुग्गी ही थी। वहाँ पर एक बिस्तर पड़ा हुआ था जो शायद उस आदमी का था। उसने मुझे नीचे बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई जहाँ पर एक कपड़ा बिछा हुआ था। फिर वह आदमी मुझे देखते हुए कहने लगा, मैं कल सड़क पर खड़ा था। वैसे तो भीख मांगना मेरा रोज़ का काम है, क्योंकि मैं एक साधु संत आदमी हूँ, इसलिए मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। तभी वे आदमी जो तुम्हारा मामा है वे मेरे पास आया। कहने लगा, मुझे अपनी भांजी के लिए रिश्ते की तलाश है। मैं किसी तुम जैसे आदमी से ही उसकी शादी कराना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। शादी की ख्वाहिश किसको नहीं होती। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से इस शब्द को निकाल ही दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे जैसे झुग्गी में रहने वाले आदमी को भला कौन अपनी बेटी देगा। लेकिन जब तुम्हारे मामा ने मुझे तुमसे शादी करने का कहा तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गया। अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारे नसीब में हाथ फैलाना लिखा है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पेट भरकर खाना ज़रूर खिलाऊंगा। वह आदमी
जो मेरा पति बन चुका था, मुझे यकीन दिलाते हुए कहने लगा। लेकिन मैं रोए जा रही थी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कभी भी किसी महल की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन क्या सच में ही मैं एक भिखारी की बीवी बन गई हूँ? इस बात का मुझे बहुत दुख था। मेरे पति ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा रोना बता रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो। जब तक तुम्हारा दिल राज़ी नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा। यूँ मेरे और उसके बीच अजीब सा गहरा रिश्ता बन गया था। दूसरे दिन वह अपने काम पर चला गया। मैं झुग्गी की सफाई सुथराई करने लगी। कुछ बर्तन गंदे पड़े थे। मैंने घड़े में पानी देखा तो बर्तनों को साफ करके रख दिया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब कच्ची बस्ती में रहने वाली औरतें चली आईं। मुझे सर से पांव तक देखते कहने लगी, फिर हैरत से कहने लगी, इरे इतनी खूबसूरत लड़की हमारी झुग्गी बस्ती में क्या कर रही है? तुम इस आदमी की बीवी बन गई हो। हमने सुना है कल इसने तुमसे शादी कर ली है। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो वह खुद ही कहने लगी, अरे ये तो बड़ा अजीब आदमी है, किसी औरत से बात तक नहीं करता था। हालांकि झुग्गी में रहने वाली कई लड़कियां इससे शादी करना चाहती थी। इसे इस कच्ची बस्ती में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इस बस्ती में रहने वाले आदमी कहते हैं कि ये किसी का ख़ास बंदा है, न जाने क्या क्या करता रहता है। तुम इससे बच के रहना। मैं बुरी तरह से डर गई थी। उस औरत की बातें मुझे डरा रही थी, लेकिन अब मैं भला यहाँ से कहाँ जा सकती थी? आखिर को मेरी इस आदमी से अब शादी हो चुकी थी। फिर शाम होते ही वह वापस चला आया। थैली में खाना लेकर आया था। बिल्कुल साधु संतों वाला हुलिया था। अपनी सारी मालाएं उतार कर उसने साइड में रख दी। फिर बड़े से थाल में खाना डालकर मुझे दे दिया। उस खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उस खाने की खुशबू से मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं वह खाना खाने पर मजबूर हो गई। खाना खाकर मैंने शुक्र अदा किया। ऊपर वाला जिस हाल में भी रखे, अपने बंदों का पेट भर ही देता है, चाहे कोई झोपड़ी हो या फिर महल में। और उसी ऊपर वाले ने उस आदमी के ज़रिए मेरे नसीब का खाना यहाँ भेज दिया था। मैं उन औरतों की कही हुई बातें उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि पूरे दिन की रेज़गारी जमा करने लगा। अच्छे खासे पैसे उसने कमा लिए थे। फिर वह मुझसे कहने लगा कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे। फिर वह कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं ये अपने पास जमा कर लेता हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े इस डब्बे में से निकाल लेना। एक भिखारी होने के बावजूद उसका दिल बहुत बड़ा था। फिर मैं रात को उसी झोपड़ी में सो गई। हालांकि मच्छरों ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपने नसीब पर सब्र करते हुए मैंने अपना दुपट्टा सर तक तान लिया। रात में एक बार मैंने आंखें खोल कर देखा तो उस आदमी का तो झुग्गी में नामो निशान भी नहीं था। अब वह मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? मैं यहाँ से बाहर भी निकल कर नहीं जा सकती थी। जानती थी कि इस कच्ची बस्ती में और भी नौजवान आदमी रहते हैं। कोई भी मुझे देखकर बुरी नज़र डाल सकता था, इसलिए मैं दुबक कर वहीं बैठी रही। लेकिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। दिल में सोच रही थी कि जैसे ही वह आदमी वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आधी रात को कहाँ उठ कर गया था। फिर 2-3 घंटे गुजर गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। अब मैं ही आंखें बंद करके सो गई। लेकिन दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह अपने काम पर जा रहा था। भीख मांगना उसका रोज़ का काम था। मैंने उसे देखा तो वह मुझे नज़रअंदाज करके खामोशी से उस झोपड़ी से बाहर चला गया। हालांकि मैं पूछना चाहती थी कि वह आधी रात को उठकर कहाँ गया था, लेकिन न जाने क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर रात के बर्तन जमा किए और मैं धोने लगी। मैंने पूरी झोपड़ी की सफाई भी कर दी। अचानक मेरी नज़र उस डब्बे पर पड़ी जिसमें वह आदमी पैसे जमा करता था। जैसे ही मैंने वह डब्बा खोलकर देखा तो हैरत से दंग रह गई। वे पूरे का पूरा पैसों से भरा हुआ था। क्या उस भिखारी ने इतनी दौलत जमा कर रखी थी? मैं ये सोचकर हैरान थी। मुझे गुस्सा भी आया कि जब इसने इतने पैसे हैं इसके पास, तो कोई अच्छा घर क्यों नहीं ले लेता? आखिर कोई इंसान इज्जत से भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ना कि एक फ़कीर की तरह भीख मांग कर। फिर शाम को वह वापस आया तो मैंने उसका लाया हुआ खाना नहीं खाया। मैं खामोशी से बैठी रही। वह मेरे चेहरे को देखकर कहने लगा, क्या हुआ? अभी तक तुम मेरे हालात को समझ नहीं पाई हो? देखो, अपना दिल छोटा नहीं करो। जो नसीब में लिखा होता है वह होकर रहता है। हो सकता है कि आज मैं फ़कीर हूँ, लेकिन कल को बादशाह बन जाऊँ।
मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई, फिर कहने लगी, मुझे वैसे ही लोगों से डर महसूस होता है, और कल रात आपको आधी रात को यहाँ से जाते हुए देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पहली बार अपने पति से कोई बात की थी। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, कहने लगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था, लेकिन आज रात कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा तुमसे वादा है। अब मैं उसकी बात समझ गई थी। हुलिये से तो वह एक भिखारी था, मगर उसके बोलने का तरीका पढ़े लिखे लोगों की तरह था। फिर मैंने उसका लाया हुआ खाना भी खा लिया। थोड़ी देर तक वह खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, तुमने अपनी खूबसूरती से मेरी इस झोपड़ी को रोशन कर दिया है। देखो आज यहाँ से कितनी रोशनी फूट रही है। उसके इतना कहते ही मैं शर्मा गई और मेरे हाथों में पसीना आने लगे। वे मेरी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाई। मेरे नसीब में शायद यही लिखा था कि मैं इस झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजारूं। मुझे अपने नसीब से कोई शिकायत नहीं थी। फिर मैं अपना सर झुकाकर कहने लगी, चाहे तो मुझे भी इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले और औरतों और आदमियों की तरह अपने काम में लगा सकते हो। मैं भी और लोगों की तरह भीख मांगने को तैयार हूँ। वे मेरी बात सुनकर हैरान होकर कहने लगा, ऐसा सोचना भी मत। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे हालात ऐसे बदलेंगे कि तुम देखती की देखती रह जाओगी। वह मुझे आस दिला रहा था, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जानती थी कि मैं एक भिखारी की बीवी हूँ और हमेशा भिखारन बनकर ज़िंदगी गुजारूंगी। एक दिन वह काम पर गया तो उसे वापस आने में बहुत देर हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। सारी कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए थे। वे कुंडी खोलना चाह रहा था। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी थी। तभी आसपास के सारे लोग उठकर भागे चले आए। औरतें मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी एक औरत कहने लगी, अरे तेरे आदमी के काम ही ऐसे हैं, न जाने वे क्या क्या हरकतें करता फिरता है। उसने अपने बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं। वे सब लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जो आकर मुझे हर परेशानी से बचा लेता था। अगर वे मेरे पास होता तो मैं कभी भी नहीं डरती, लेकिन उस रात मैं इतनी बुरी तरीके से डरी थी। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं उससे कहूँगी कि हमें यहाँ नहीं रहना, बल्कि किसी शरीफ मोहल्ले में जाकर रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरा पति वापस आ गया। वे बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। दरअसल मेरा काम करना बहुत ज़रूरी था। अगर उसे अधूरा छोड़ देता तो सब कुछ उल्टा हो जाता। वह न जाने क्या क्या काम करता फिर रहा था। यहाँ के रहने वाले लोग सच ही कह रहे थे, ये आदमी ठीक नहीं है। अब मैं लगातार रोई जा रही थी। फिर वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लगता है, तुम किसी और जगह पर घर ले लो। फिर वह बेबसी से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मुझे थोड़े दिन यही काम करना पड़ेगा। हाँ, जब मैं कोई कारोबार शुरू कर दूँगा फिर सोचूँगा। वह मेरी बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। फिर उसने मुझे अपना एक गहरा राज बताया, जिसे सुनकर मेरे होश गायब हो गए। वह मुझसे कहने लगा, उस दिन तुम्हें डराने के लिए कोई तुम्हारे पास आया था, कौन था वह? मैं उससे ही पूछने लगी कि आप बताएं। वह गहरी सोचों में डूबा हुआ था। फिर कहने लगा, वह मेरा दुश्मन था। मैं एक जासूस हूँ और इस समय एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। मैं भिखारी का वेश बनाकर अपने देश के दुश्मनों का पता लगा रहा हूँ। उस दिन जब तुम्हारे मामा ने तुमसे शादी करने के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझ पर हर समय नज़र रखी जा रही थी। अगर मैं उन्हें मना करता तो उन लोगों को मुझ पर शक हो जाता। मुझे पता है वे किस लिए तुम्हें तंग करने आए थे, ताकि मैं उनका पीछा छोड़ दूं। लेकिन मैं भी अपना काम पूरा करके रहूँगा। दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे देश के कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे यूँ डरता देखकर वे कहने लगा, घबराओ मत, अब तुम एक सिपाही की बीवी हो,
तुम्हें हिम्मत और चालाकी से काम लेना होगा। मैंने तुम्हें ये सारी बातें हरगिज़ नहीं बताता, मगर तुम्हारे साथ इतने समय रहकर मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो और तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। मैं अपने मिशन के चलते इस झुग्गी बस्ती में आकर रहने लगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान बनकर ही उन लोगों को पकड़ सकता हूँ। अब तुम मेरी बीवी हो, तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूँ। मैं एक अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम से ही पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी करी और फिर पुलिस डिपार्टमेंट में लग गया। मैं स्पेशल फ़ोर्स में हूँ, जहाँ पर मुझे एक मिशन मिला है। कुछ बहुत ख़तरनाक लोग हमारे देश में घुस आए हैं। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक आदमी के पास है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह उससे भी जानकारी नहीं ले पा रही है। इसलिए मैंने अपना हुलिया ही बदल लिया, अपने चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली। मैं किसी बड़ी उम्र के आदमी की तरह नज़र आने लगा। हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की कि कभी कभी रात में उठकर भी जाता हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पूरे 6 महीने हो गए हैं मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बड़े ऑफिसर मुझे इस काम के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर मायूस हो जाते हैं कि मैं अभी तक ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है, इसलिए मैं हर हाल में ये काम ज़रूर पूरा करूँगा। मैं किसी भी तरह देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करके रहूँगा। मेरे सामने बैठा हुआ आदमी मुझे अपनी अजीबो-गरीब कहानी सुना रहा था, जबकि मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। तभी अचानक उसने अपना सब कुछ उतार कर रख दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वह अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी से नहीं, बल्कि एक नौजवान से हुई है। अब न जाने क्यों वह मुझे अच्छा लगने लगा था। अपने दिल की सारी बातें बताकर वह अपने दिल का बोझ हल्का कर चुका था। फिर मुझे देखते हुए कहने लगा, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरे नसीब में एक ऐसी लड़की लिखी होगी जो बहुत मासूम और हिम्मत वाली है। उस दिन अचानक ही तुम्हारा वे मामा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं अपनी भांजी की शादी करना चाहता हूँ, वह भी किसी राह चलते से, क्योंकि वह आवारा और बदचलन लड़की है। मुझे भी उस समय मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। मेरे दिल में ये ख्याल था कि अगर वह लड़की आवारा है तो भला किसी फ़कीर से कैसे शादी कर सकती है। वह लड़की खुद ही मुझे देखकर मना कर देगी या घर से भाग जाएगी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं समझ गया था, ये गलत तुम नहीं, तुम्हारे घर वाले हैं। अब मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ। अब मैं चुपचाप सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देश की सेवा करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। फिर मैं उससे कहने लगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो तो इस सिलसिले में मैं मदद करने को तैयार हूँ। वे मेरी बात सुनकर हैरान हुआ था। वे कहने लगा, तुम्हारा जज्बा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उससे कहा कि आप उन लोगों की नज़र में हैं, मैं नहीं। मैं उस आदमी के घर नौकरी करके भी जानकारी निकाल लूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ख्वाब देखे थे, लेकिन ये ख्वाब नहीं देखा था कि मेरी शादी किसी राह चलते फ़कीर से हो जाएगी। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब इस छोटी सी झोपड़ी में भी बाहर आ गई थी। दूसरे दिन उसने मुझे बहुत सारे कपड़े ला कर दिए, चूड़ियाँ, चप्पल, हार बुंदे और न जाने क्या क्या। मैं उसकी मोहब्बत पर शर्मिंदा सी हो गई थी। अभी तक मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जिस तरह वह मेरे लिए ये सब चीज़ें लाया था, मुझे अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत महसूस होने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि अभी इस बस्ती के लोगों के सामने किसी भी बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम दोनों की जान को ख़तरा है। मैं भी उसकी बात अच्छी तरह समझ गई थी। दूसरे दिन उसने मुझे दूर से उस आदमी का घर दिखा दिया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुझे सिर से पाँव तक देखकर कहने लगी, कौन हो तुम? मैंने उससे कहा कि मैं एक मजबूर औरत हूँ। किसी ने बताया था कि इस घर में नौकरानी की ज़रूरत है। वे कहने लगी, हाँ, नौकरानी की ज़रूरत तो है, लेकिन हम बग़ैर किसी जान पहचान के तुम्हें कैसे इस घर में काम के लिए रख सकते हैं। मैं बेबसी से कहने लगी, मालिक, मैं एक गरीब औरत हूँ, दूर कच्ची ही बस्ती में रहने वाली। भले ही मुझे कम पैसे दे देना, लेकिन मुझे सारे काम करने आते हैं। वे इस बात पर खुश हो गई। कहने लगी, ठीक है, कल से काम पर आ जाना। फिर रात को मैंने अपने पति को सारी बात बताई। वे कहने लगे, मैं तुम्हें किसी ख़तरे में डालना नहीं चाहता, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैं उनकी बात पर हंसकर कहने लगी, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके हर काम में मैं आपके साथ हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। सच बात है कि अगर दिल में मोहब्बत हो तो इंसान झोपड़ी में भी महल की तरह लगने लगते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह मैं काम पर जाने लगी। मेरे पति भी अपने काम पर चले जाते थे। मुझे उस समय घर में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था। मैं बस मौके की तलाश में थी। एक दिन उसने अपनी बीवी के हाथ में एक फ़ाइल लाकर दी और कहा कि इसे संभाल कर रख दो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। उस दिन मेरा नसीब भी मेरा साथ दे रहा था। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनका छोटा बच्चा साइकिल पर से गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वे दोनों उसके रोने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन ही वहाँ से भाग गए। घबराहट में उसकी बीवी ने वे फाइल वहीं रख दी। मैंने 1 मिनट की भी देर नहीं की और वे उठाकर वहाँ से बाहर निकल गई। उस समय गली में कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं वहाँ से निकली, मैंने एक पब्लिक फ़ोन से अपने पति को सारी बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम उस झुग्गी बस्ती में मत जाना, क्योंकि वे लोग तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। उन्होंने मुझे एक पार्क का नाम बताया और वहाँ जाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति भी वहीं आ गए। मैंने उन्हें वे फ़ाइल दिखाई तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी जल्दी वे फ़ाइल हासिल कर ली है। उस फाइल में वे सारी जानकारी थी जिसे हासिल करने के लिए वे भिखारी बनकर रह रहे थे। मेरे पति जिस सरकारी जीप में आए थे, हम दोनों उसी में बैठकर चले गए। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से मेरी किस्मत बदल गई थी। मेरे पति के कारण देश के सारे दुश्मन पकड़े गए थे। ऊपर वाला चाहे तो वो मिट्टी को हीरे में बदल दे और हीरे को मिट्टी में। अब मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत पाकर मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझती हूँ। फिर कई साल गुजर गए। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एक बार जाकर अपने मामा मामी से मिल लूँ, उनका हाल चाल पूछ लूँ, लेकिन अगले ही पल मैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।